हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BSCB इंग्लिश मीडियम। आज के इस लेक्चर 3 में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड रिलेटिव परमिटिविटी की। इससे पहले 2 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर है वो बेसिक इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर के ऊपर एंड चार्ज के ऊपर बेसिकली बेस्ड था फर्स्ट लेक्चर। जो सेकेंड लेक्चर है वो कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड था एंड जो इस थर्ड लेक्चर है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड रिलेटिव परमिटिविटी के ऊपर बेस्ड है। सो स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इन ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को Fe से डिनोट किया गया है यहाँ पे। ऑन एनी वन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्जेस ऑन दैट चार्ज। डिफिनेशन हो गया, इसको एक्सप्लेन करता हूँ पहले, उसके बाद आपको डिफिनेशन समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम में 3 चार्जेस हैं, Q1, Q2 एंड Q3। सो अब मान लीजिए Q1, Q2, Q3 3 चार्जेस हैं। सो इस चार्ज को अगर पकड़ते हैं तो 2 बचे हैं, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा कुछ, और Q3 भी Q1 के ऊपर कुछ फोर्स लगेगा। तो Q2 Q1 पे क्या कितना फोर्स लगेगा? तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 ऐसे डिनोट कर देते हैं हम लोग, इज इक्वल टू K Q1 Q2। सपोज इसके बीच की डिस्टेंस R है, तो R स्क्वायर, राइट। सिमिलरली अगर ये जो Q3 है ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, सिस्टम में 3 चार्जेस है तो ये भी तो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा उसी टाइम पे जिस टाइम पे ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। तो सपोज इसके और इसके बीच के डिस्टेंस को x मान लेते हैं, तो F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 कैसे होगा? K Q1 Q3 बाई एक्स स्क्वायर, राइट। तो बस यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। तो जो इसके ऊपर Q1 के ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा? नेट फोर्स ऑन Q1 चार्ज। इसको कैसे निकालेंगे? तो 2 चार्जेस बचे हैं, तो एक होगा F12 का वेक्टर सम, F13 का वेक्टर सम, बस। तो ये जो तरीका है ना, किसी एक चार्ज के ऊपर बचे हुए चार्जेस के वजह से जो फोर्स लगता है किसी एक चार्ज पर किसी एक सिस्टम में, तो उस फोर्स को निकालने को, उस नेट फोर्स को निकालने के तरीके को ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। ये कैसे निकलता है? इंडिविजुअल चार्जेस जो उसके ऊपर फोर्स लगाएंगी उनका वेक्टोरियली ऐड कर दीजिए, उसका वेक्टर सम कर दीजिए, तो यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब चलिए वापस डिफिनेशन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इन सिस्टम ऑफ n चार्जेस, यहाँ पे मैंने 3 चार्जेस लिया था, अब इसमें n मान लिया गया है। n चार्जेस, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, मतलब इसके ऊपर मैंने कोई भी तीनों में से किसी एक को भी ले सकते हैं। मैंने इसको ले लिया, आप इसको या इसको, किसी भी एक को लेना है। तो total electrostatic force on any one charge is vector sum of forces due to all remaining charges on that charge। तो वही मैंने यहाँ पे कहा कि बचे हुए जो चार्जेस हैं, रिमेनिंग चार्जेस हैं, उनके वजह से जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है उसका वेक्टर सम ले लीजिए। इसी को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। बहुत ही बेसिक है और लेक्चर बहुत ही छोटा होने वाला है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charges does not affected when third charge comes in the field, but the third charge may affect the net force। इसका मतलब क्या है कि सपोज यही इसी केस को एक्सटेंड करते हैं। सपोज Q1 और Q2 सिर्फ है, अभी Q3 नहीं आया है, तो अभी इन दोनों के बीच जो फोर्स है, सपोज F फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच, तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा अगर Q3 भी आ जाए तो, समझे? ये जो वैल्यू होगी ना वो वही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि सपोज इसके पीछे मान लीजिए ये इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, सपोज ये इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था इसके आने से पहले। अब मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद इसको भी हम उसी फील्ड में ले आए, Q3 को भी इसी फील्ड में ले आए, तो ऐसा नहीं होगा कि इसका इसके ऊपर इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा,
ये इसके ऊपर 8 न्यूटन या 15 न्यूटन का फोर्स लगाने लगा, ये अभी भी 10 ही न्यूटन का फोर्स लगेगा, चाहे ये फील्ड में आए या ना आए। तो सवाल उठता है इसका फील्ड में आने से क्या इम्पैक्ट होगा। तो इसका फील्ड में आने से इम्पैक्ट ये होगा कि ये नेट फोर्स को कम कर देगा। सपोज ये 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा है, ये 4 न्यूटन का फोर्स इधर लगाने लगे, राइट। तो नेट जो है वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, और ओवरऑल जो वैल्यू होगी फोर्स की वो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो इसके आने से जो थर्ड चार्ज है या एक्स्ट्रा चार्जेस हैं उनके आने से नेट वैल्यू में चेंजेस आती है, राइट। तो उसी को यहाँ पे समझाया गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस does not affected when the third charge in the field but the third charge may affect the net force। इसको यहाँ पे डिनोट किया गया है सिंबॉलिकली, द एफ नेट ऑन एन चार्ज इफ इज इक्वल टू वेक्टर सम है, मतलब बाकी सारे जितने भी चार्जेस है, एन चार्जेस है ना सिस्टम में, तो बाकी सारे चार्जेस के वजह से जो nth चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो उसका वेक्टर सम है। सो आई होप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको समझ में आया होगा। सो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। इसकी डिफिनीशन है, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल और अ मीडियम दैट अफेक्ट्स द कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन दैट मीडियम। मतलब परमिटिविटी है किसी मीडियम का, वो एक प्रॉपर्टी है उस मीडियम का, जो कि अगर आसान भाषा में कहिए तो डिफिनीशन हो गया समझाने के लिए बोलूँ तो एक परमिटिविटी किसी मीडियम का एक प्रॉपर्टी है, जिसके प्रॉपर्टी मतलब गुण, उसका गुण है, उसका कैरेक्टर है, जिसकी वजह से दो चार्जेस के बीच में जो कूलम्बिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो इफेक्ट होती है। जैसे जो परमिटिविटी होती है ना वो एयर में, जैसे मान लो कि दो चार्जेस हैं, सपोज Q1 Q2, ये अभी एयर में है, एयर में है, तो इनकी जो परमिटिविटी होगी, जो एयर की परमिटिविटी होगी, वो सपोज मान लीजिए x है। वहीं जो इसी चार्ज को इसी डिस्टेंस के ऊपर, इसी डिस्टेंस पे अगर आप वाटर में ले जाओगे तो ये एयर की परमिटिविटी हो गई, वाटर की वाई परमिटिविटी, क्योंकि परमिटिविटी हर एक मीडियम का अलग अलग होता है। ठीक ठीक, ओके, देन ऑन। सो एयर में ये जो फोर्स होगा, जो आपने मेरा सेकेंड लेक्चर देखा होगा उसमें मैंने बताया था कि हर एक मीडियम में जो फोर्स होता है वो डिफरेंट होता है। एयर में इसी चार्ज को ले जाएंगे तो अलग फोर्स आएगा, और वाटर में या ऑयल में या किसी और मीडियम में ले जाओगे तो यही चार्जेस इसी डिस्टेंस पे एक दूसरे के अलग फोर्स देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि उनकी परमिटिविटी अलग अलग हो जाती है। मैंने लेक्चर 2 में ये बताया था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अगर इसको कांस्टेंट भी रख लें तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं हम। तो ये जो है ना परमिटिविटी ये डिफर करती है, क्योंकि ये डिफर करती है इस वजह से फोर्स भी अलग अलग होता है अलग अलग मीडियम में। ओके, so permittivity is the property of material or medium that affects the coulomb force between two point charges when placed in that medium। so air में फोर्स अलग होगा, वाटर में फोर्स अलग होगा इन दोनों चार्जेस के बीच। क्यों होगा? क्योंकि एयर की जो परमिटिविटी है वो कम है एज कंपेयर टू वाटर की। परमिटिविटी जो वाटर की है वो ज़्यादा है एयर की कंपैरिजन में। इसी वजह से जो एयर में जो कूलम्बिक फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर या किसी और सब मटेरियल में, मीडियम में। सो परमिटिविटी बेसिकली एक प्रॉपर्टी है, दैट्स इट।
सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो कूलम्ब फोर्स इज मैक्सिमम फॉर वैक्यूम बिकॉज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज मिनिमम। सो यही मैंने एक्सप्लेन किया। आप देखिए यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। जितना कम परमिटिविटी होगा किसी मीडियम का, उतना ही कूलम्बिक फोर्स ज़्यादा होगा। क्यों? देखिए यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना एप्सिलॉन नॉट का फोर्स। तो जितना परमिटिविटी कम होगा किसी भी मीडियम का, उतना ही कूलम्बिक फोर्स ज़्यादा होगा दोनों चार्जेस के बीच में। सो ये जो परमिटिविटी है ना, ये वैक्यूम कहो या एयर कहो या फ्री स्पेस कहो, उसमें सबसे कम होती है, लोएस्ट होती है, जिसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, मतलब फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर की परमिटिविटी की वैल्यू है, और ये सबसे कम होती है। और ये क्योंकि सबसे कम होती है परमिटिविटी की वैल्यू, इसी वजह से वैक्यूम में फोर्स, कूलम्बिक फोर्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। और इस परमिटिविटी का डायमेंशन होता है m इनवर्स L-3 T⁴ एंड A⁴ 2। ये डायमेंशन होता है। डायमेंशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक नंबर में सवाल आ जाता है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में एक नंबर में इस सवाल को पूछ देता है। सो आई होप आपको परमिटिविटी ऑफ मीडियम समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी, सो इसकी वैसे ज़रूरत पड़ी क्यों? तो इसको आप देखो तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हर एक मीडियम का आप देखो तो अपना अपनी परमिटिविटी है। एयर की अपनी है, ग्लास की अपनी है, ऑयल की अपनी है, सबकी अपनी अपनी परमिटिविटी है। सो अगर इतने सारे डेटा को आपको याद रखना पड़ता है, इस वजह से इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए कि इतने सारे डेटा को कौन याद करेगा यार, तो इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट लाए। इसको पहले डिफाइन करते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, पहले मीडियम है, टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। मतलब ये रेशियो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम का, किसके रिस्पेक्ट में? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। और ये जो ई और आर जो लिखे नीचे, इसको हम लोग परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। इसी को हम लोग की से भी नोट करते हैं, राइट। अब ऐसा आसान हो गया ना, जैसे हम बोल सकते हैं कि यार जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ग्लास का जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो मान लो 5 है, और हमें रिलेटिव परमिटिविटी पता नहीं है, सॉरी। इसका इस्तेमाल क्या है? इसे हम पता कर सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी से कि कितना गुना जो ग्लास का परमिटिविटी है वो है। जैसे अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मीडियम है ऑयल, ऑयल का हमें पता करना है कि परमिटिविटी क्या है। हमें रिलेटिव परमिटिविटी पता है, मान लो 7 है, और एप्सिलॉन नॉट का तो हमें पता ही होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो ये हमें पता है। तो इसको मैं 8.85 ना लिख के एक्स लिख देता हूँ। 8.85 इसका वैल्यू है, 8.85 इंटू 10⁻12 अभी बताया था। सो इसकी मदद से ना हम क्या लिख सकते हैं? ई ऑफ ऑयल बाई एप्सिलॉन नॉट। सर क्योंकि हमें ये पता है और ये पता है, तो हम ऑयल का भी निकाल सकते हैं आसानी से रिलेटिव परमिटिविटी। इसकी ज़रूरत इसी पड़ी तक कि अब हमको ये याद नहीं पड़ेगा, याद करना पड़ेगा इसकी क्या वैल्यू है, ऑयल की परमिटिविटी क्या है। हम बस उसका टाइम्स याद कर सकते हैं कि हाँ, ये जो ऑयल का रिलेटिव परमिटिविटी है वो वैक्यूम के रिलेटिव परमिटिविटी के इतने टाइम्स है, 5 गुना है, 10 गुना है। तो इसमें हम 7x याद कर सकते हैं, तो आराम से x की वैल्यू ये डालेंगे और हमें रिलेटिव परमिटिविटी मिल जाएगी, राइट। तो इस वजह से रिलेटिव परमिटिविटी बनाया गया और काफ़ी आसान भी हो जाता है। एक है कि आप ऐसे याद कर लो कि जो रिलेटिव परमिटिविटी के ऑयल की जो परमिटिविटी है वो इतना है, जो इतने सारे नंबर्स होंगे वो याद करना तो बहुत मुश्किल है, इंसान का दिमाग भाई इतना थोड़ी चलता है। तो इसीलिए हम लोग
आसान बनाने के लिए हम ये बना लेते हैं कि जो परमिटिविटी है ऑयल की वो 7 गुना है, किसके किसके कंपैरिजन में, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम उसके कंपैरिजन में 7 गुना है। और वैक्यूम को ही क्यों लिया गया, सवाल ये भी बनता है कि वैक्यूम क्यों क्यों लिया गया, क्यों, क्योंकि वैक्यूम का जो परमिटिविटी का वैल्यू है वो सबसे लोवेस्ट है, सबसे कम उसी की वैल्यू है। ओके